साथियों नमस्कार, मैं अंजनी सिंह आपको संविधान विषय में भाग 18 जिसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। और चर्चा ऐसी रहेगी कि संक्षेप में रहेगी और आपसे शायद ही कोई प्रश्न वहां से छूट पाएगा और हम प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रश्न वहां से छूटने न पाए। तो हम बात करते हैं आपातकाल की। तो आपातकाल के बारे में साथियों हम देखते हैं तो आपातकालीन जो उपबंध हमारे यहाँ लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल से निपटने का प्रावधान लिया है। और जैसे हम लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसे संकट आ जाते हैं उनसे निपटने में हमें समस्या होती है, वैसे ही कभी कभी देश के सामने भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनसे निपटने के लिए देश के सभी संसाधनों को विशेष तरीके से सरकार यूज करना चाहती है, सरकार प्रयोग करना चाहती है, जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं अपने जीवन में। तो हम देखते हैं साथियों कि हमारे देश में आपातकाल कितने प्रकार का लग सकता है। तो आपातकाल देखिए, आपातकाल जो हम देखते हैं अनुच्छेद 352 में, तो वास्तविक आपातकाल वही होता है। और हम देखते हैं 356 में, तो इसे ही भी हम लोग आपातकाल बोल देते हैं, जबकि यह राष्ट्रपति शासन होता है ना कि आपातकाल होता है। और जब हम 360 अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो यहां वित्तीय आपातकाल की बात होती है। तो हम लोग इन तीनों आपातकाल के लागू होने के बारे में, इनके प्रावधान के बारे में, क्या क्या इसका प्रभाव होता है देश के ऊपर और कैसे सरकार इसको निपटती है, कैसे इसको लागू करती है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि देश में जब 3 कंडीशन स्पेशली होनी चाहिए आपातकाल लगाने के लिए। पहली कंडीशन होती है युद्ध, पहली कंडीशन होती है युद्ध, दूसरी कंडीशन होती है बाह्य आक्रमण, तीसरी कंडीशन होती है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह तीसरी कंडीशन होती है। और हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि जो ये सशस्त्र विद्रोह एक नई कंडीशन जोड़ी गई है। पहले यहां पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था, आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था, आंतरिक अशांति। अब समझिएगा, आंतरिक अशांति का मतलब कुछ भी सरकार लगा सकती है, लेकिन जब हमारी सरकार ने खास करके 44वां संविधान संशोधन किया, जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में सरकार आई थी और इसने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर दिया है साथियों। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार हो गए। यदि मान लीजिए देश में युद्ध छिड़ गया है, या मान लीजिए किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, या भारत के अंदर कुछ ऐसे संगठन या भारत के अंदर कुछ ऐसे अराजक तत्वों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है मंत्रिपरिषद की लिखित मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि पहले मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श नहीं हुआ करता था, पहले केवल और केवल प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से इस बात को लागू करने के लिए कह दिया जाता था कि आपातकाल आप घोषित कर दीजिए, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय घोषित कर दिया करते थे। लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श का प्रावधान भी कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी अब मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल कौन होता है तो मैं आपको बता दूं, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री शामिल होता है प्लस सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, प्लस सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसको याद रखिएगा। जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 74 74, तो वहां मंत्रिपरिषद की चर्चा है, ना कि मंत्रिमंडल की चर्चा है। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में की गई है। हम अब आगे देखें तो साथियों अब समझिएगा, मंत्रिमंडल लिखित परामर्श करेगा, किससे, राष्ट्रपति से लिखित परामर्श करेगा कि राष्ट्रपति महोदय आप देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपातकाल पूरे देश में भी लागू हो सकता है
या एक क्षेत्र विशेष में भी लागू हो सकता है। एक क्षेत्र विशेष का मतलब मान लीजिए कि ये भारत का मैप है और ये भारत का मैप है, और मान लीजिए इधर वाले क्षेत्र में चीन ने आक्रमण कर दिया है, तो इन्हीं क्षेत्रों में आपातकाल लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु में और केरल में भी उसको लागू किया जाए। हाँ, अगर लागू करना चाहे तो लागू कर सकते हैं। अब समझिएगा, हम आगे आना चाहेंगे। अब समझिएगा, मंत्रिमंडल ने परामर्श कर दिया, मंत्रिमंडल ने परामर्श कर दिया, आपातकाल लागू हो गया, आपातकाल लागू हो गया। अब क्या होगा, अब समझिएगा, अनुच्छेद 352 जब आता है तो अनुच्छेद 358 भी आता है। यानी 352 अगर घोषित हुआ तो 358 स्वतः लागू हो जाता है, इसको घोषित नहीं करना पड़ता है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 19 सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आपने सुना होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता है, व्यापार आजीविका की स्वतंत्रता है। इसको निलंबित करने का दोस्तों उद्देश्य ये होता है कि हम किसी भी बात को, या देश के पक्ष में हो या देश के विपक्ष में हो, ऐसी कोई बात हम प्रकाशित नहीं करेंगे। जो भी बात हम बोलेंगे, जो भी हमारी मीडिया, जो भी हमारे पत्रकार समाचार प्रकाशित करेंगे, वो भारत के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत का वो विरोध करेंगे उस समय, यानी सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही किसी चीज की अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो कहने का मतलब, आपसे प्रश्न करेगा अनुच्छेद 352 घोषित होता है तो कौन सा अनुच्छेद स्वतः लागू हो जाएगा, तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाएगा। ये तो हुआ उसका छोटा सा एक प्रभाव। फिर हम लोग अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। तो अगले पॉइंट में देखेंगे कि जब अनुच्छेद 352 घोषित होता है तो याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के विशेष बहुमत से इसे पास भी होना चाहिए। यानी राज्यसभा और लोकसभा इसे अपने विशेष बहुमत से पास करेगी, यानी कुल सदस्यों का आधे से अधिक, कुल सदस्यों के आधे से अधिक उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से जब राज्यसभा और लोकसभा अनुच्छेद 352 को पास कर देंगे तो ये आपातकाल जो है वो 6 माह तक चलता रहेगा, 6 माह तक चलता रहेगा। यानी एक बार आपातकाल जब दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाता है तो कितने दिन चलता है, 6 माह। और याद रखिएगा दोस्तों, जो आपातकाल घोषित होने के और पास होने के बीच का समय होता है वो मात्र और मात्र 1 महीने होता है। यानी 1 महीने के अंदर आपातकाल घोषित हो तो 1 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा पास होना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। एक मैं यहां आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। मान लीजिए उस समय लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा का विघटन हो गया है, तो मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा, अब उस समय लोकसभा अगर नहीं रहेगी तो राज्यसभा अपने आधे से अधिक सदस्यों प्लस उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से क्या करेगी, आपातकाल को लागू करवा देगी। लेकिन जब लोकसभा, नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा आने के 30 दिन के अंदर, याद रखना है आपको, यहां पर 1 महीने लिखा है और यहां पर 30 दिन लिखा है, तो यह विशेष तरीके से याद रखना, यहां 1 महीने लिखा है, यहां 30 दिन लिखा है। यानी लोकसभा के पुनर्गठन के 30 दिन के अंदर लोकसभा इसको अपनी विशेष बहुमत से पास करेगी, तो यह 6 महीने तक यानी 6 माह तक आगे बढ़ता रहेगा। अब हम देखते हैं जब 352 लागू होता है तो आप देखेंगे क्या क्या होता है। 352 लागू होता है तो हमने आपको बताया कि 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिसमें अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। और यहां पर एक और अनुच्छेद है 359, 359 भी लागू हो सकता है। 359 को लागू किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो लागू हो जाता है। 358 तो लागू हो जाता है, लेकिन 359 को लागू कर सकता है राष्ट्रपति। 359 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। कब तक, जब तक सरकार चाहे।
20 और 21 को छोड़ दिया गया है क्योंकि 20-21 विशेष प्रावधान है, आपको पता है कि सजा के संबंध में है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इन दो स्वतंत्रताओं को नहीं समाप्त किया जाता है और सारे के सारे मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अब अनुच्छेद 352 आप देखेंगे कि अभी तक कितनी बार लागू हो चुका है। भाई हमारे देश पे कई बार संकट आया है, यहां से भी प्रश्न आ सकता है ना, तो आप लिखेंगे कि पहली बार जब चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल लगाया था। फिर उसके बाद में 1971 में जब भारत और बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के बीच, यानी उसमें पाकिस्तान ही था, भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच यानी वर्तमान बांग्लादेश का जब संकट आया तब 1971 में लागू हुआ, और 1971 वाला 75 तक, और फिर आपको पता है 75 से 78 तक लागू किया गया था, हालांकि ये बाद में 77 हो गया। यानी एक बार यहां, दूसरी बार यहां और तीसरी बार यहां, यानी 71 से लेकर 77 तक आपातकाल लगा रहा। ये एक हो गया, 2 हो गया, तीसरी बार यहां हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 352 घोषित होता है तो क्या होता है। अब यहां हम और एक कदम आपको बताना चाहते हैं कि जब 352 घोषित होता है तो क्या होता है, समझिएगा। जब 352 भैया घोषित होगा ना, तो अनुच्छेद 353 में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ बातें 354 में भी कही गई हैं। अनुच्छेद 353 क्या कहता है, जब आपातकाल लागू होगा ना, तो भैया अनुच्छेद 353 भी लागू होगा। कैसे लागू होगा, अनुच्छेद 353 में यह कहा जाता है कि जब आपातकाल लागू होगा तो राज्य के बारे में या राज्य सूची के विषय में राज्यों को सरकार निर्देश देगी कि अब आप हमारे अनुसार चलना। जब तक देश में आपातकाल लगा है तब तक राज्य के मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल से परामर्श करके ही कोई बयान देंगे, कोई बातचीत करेंगे। यानी अनुच्छेद 353 राज्यों को भी नियंत्रित कर लेता है। कब, जब 352 लागू होता है। फिर क्या होता है, 354 भी लागू हो जाता है। यानी 354 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्य के मामले में भी क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश यानी अनुच्छेद 352 अगर लागू हुआ तो 358 में आपने देखा अनुच्छेद 19 का निलंबन हो गया। अनुच्छेद 359 में आपने देखा कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे मूल अधिकार हमारे रोक लिए जाते हैं, यानी कुछ दिन के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है, फिर बाद में हमें दे दिया जाता है। और फिर आप देखते हैं 353 क्या कहता है कि जब आपातकाल है तो राज्य के विषय में भी राष्ट्रपति या केंद्र सरकार निर्देश दे देगी। और अनुच्छेद 354 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। याद करिए अनुच्छेद 1, 2, 3 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 352 लागू होता है तो कितना बड़ा परिवर्तन देश में होता है, क्योंकि सभी संसाधनों को देश के इस संकट से निपटने में लगाना होता है। इसलिए आप याद रखेंगे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 356 की, अनुच्छेद 356 की, जिसे हम लोग कहते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। हम लोग प्रायः बोल देते हैं कि राज्य में भी आपातकाल लागू होता है, तो हालांकि इसे बोलते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। और आप समझिएगा ये कब लागू होता है, राज्यों में ये कब लागू होता है। तो याद रखना, एक सबसे बड़ा आधार होता है अनुच्छेद 356 लागू करने का सबसे बड़ा आधार होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, अर्थात अगर राज्य सरकार संविधान सम्मत नहीं चल रही है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो इसे माना जाता है कि संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो गया है। और यहां मैं एक अनुच्छेद का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, यदि राज्य उस निर्देश के अनुसार चलने में असफल होते हैं, यानी राज्य सरकारें अगर 365 के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करती हैं, यह माना जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र
विफल हो गया है। और क्या होगा कि राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास एक सूचना भेजेंगे कि महोदय इस राज्य में अब भैया संविधान बचा नहीं है, राज्य मनमाना कर रही है। तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, उस राज्य में क्या लागू कर दीजिए आप, हमारा शासन। यानी उस राज्य में क्या कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। समझ में आ गया। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया उस राज्य में, अब क्या होगा, अब भाई जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राष्ट्रपति के नाम से सभी काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब उस राज्य की सारी शक्ति राज्यपाल के हाथ में आ जाएगी। अब कैसे लागू होता है तो इसको समझिए, अब इसको कैसे पास करवाया जाता है। तो अब आप समझिएगा, आप देखेंगे कि इसको पास करवाने का प्रावधान, वहां विशेष बहुमत का प्रावधान था, यहां सिंपल एकदम साधारण बहुमत का प्रावधान है। 352 में मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श की चर्चा थी, यहां ऐसी कोई मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप समझना इसको। यानी यहां पर क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करते हैं, अपने साधारण बहुमत से उसको पास करते हैं। कितने दिन के अंदर, तो 2 माह के अंदर। यानी 352 में क्या था, 1 माह के अंदर पास करवाना होता है, और राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां पर 2 माह के अंदर पास करवाने का समय दिया जाता है, 2 माह। अब याद रखिएगा, मान लीजिए कि उस समय राज्यसभा काम कर रही है और लोकसभा का विघटन हो गया है, यानी लोकसभा उस समय सत्र में नहीं है, यानी लोकसभा उस समय काम ही नहीं कर रही है, समझिए। तो राज्यसभा ने क्या किया, पास कर दिया इसको। अब जब मान लीजिए लोकसभा पुनः आएगी तो लोकसभा भी इसको पास करेगी अपने साधारण बहुमत से, इसको समझिएगा। अब जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वह क्या होता है, वह तुरंत तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद क्या होता है, निलंबित हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। दूसरा असर इसका क्या हो सकता है, तो उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, उस राज्य की विधानसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। यानी पूरे के पूरे राज्य में अब पूरा का पूरा शासन केंद्र के पास आ गया। यूं समझिए कि भैया उस समय अपने देश में जिन राज्य में लागू है एकात्मक शासन, यानी पूरी की पूरी शक्ति केंद्र के हाथ में आ गई, एकात्मक शासन समझ लीजिए उस राज्य में लागू हो गया है, यानी पूरी ताकत केंद्र के पास आ गई है। अब क्या होता है भाई, कितना दिन लागू रहता है ये, तो समझिएगा, जब आपने देखा अनुच्छेद 352 में ये 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 माह, यानी जब जब पास करते रहेंगे 6 माह के लिए बढ़ता रहेगा, और जब तक चाहे 6 माह तक बढ़ाते रहें। अब समझिएगा, लेकिन अनुच्छेद 356 में ठीक है 6 माह होता है, लेकिन जब इसको 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना होता है ना, तो राज्य निर्वाचन आयोग से, यानी राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, भारत निर्वाचन आयोग से एक लेटर लेना पड़ता है इस बात का कि उस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी इसका एक्सटेंशन होगा, यानी इसे 1 वर्ष से अधिक अगर बढ़ाना, भाई 6 माह प्लस 6 माह मान लीजिए 2 बार लागू कर दिए, 1 साल तक लागू हो गया। अब अगर 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो भारत निर्वाचन आयोग से क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि उस राज्य में अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर 356 को और आगे बढ़ाना है, मतलब 1 साल से आगे बढ़ाना है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए पूरे देश में क्या लागू है, अनुच्छेद 352, तब भी अगर 352 लागू है तो क्या होगा, 356 आगे तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 356 का प्रावधान होता है। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या किया गया था, आपातकाल लागू हुआ था देश में, तो उस समय अगर उसको वापस लेना होता है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य केवल हस्ताक्षर कर दें तो वो एकदम सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल बहुमत से वो वापस हो जाता है। और यहां
अनुच्छेद 356 अगर वापस करना है, वापस लेना है, तो राष्ट्रपति किसी भी समय इसको वापस ले सकता है, यानी अनुच्छेद 356 को समाप्त घोषित करता है। और साथियों आगे आप पढ़ेंगे, देखेंगे 356 का दुरुपयोग भी होता रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जैसे हमारा अभी हमारा भारत स्वतंत्र रूप से स्टार्ट ही किया था कि 1951 में ही 356 का प्रयोग कर दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी लगभग देखा जाए तो 100 से अधिक बार किसका प्रयोग हो चुका है, अनुच्छेद 356 का। कुछ किताबों में तो लिखा है 120 से भी अधिक बार क्या हुआ है, 120 से अधिक बार भी अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में किस तरह से कभी कभी केंद्र सरकार अपने मन से भी कर देती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी विद्यमान होती है, वो बात की बात है। लेकिन आपने देखा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। अब 360 जब आप देखते हैं तो 360 में देखेंगे वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। अब वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल, अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी लगा ही नहीं है, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। और ऐसा इसलिए किया गया कि भाई मान लीजिए कभी देश में ऐसा संकट आ जाए कि वेतन वगैरह देना थोड़ा सा, जैसे कोरोना काल में हुआ था, मान लीजिए कोरोना काल में तो ठीक है वेतन एक एक दिन का कुछ लोगों का काटा गया था और तो सबको लगभग पेमेंट दिया जा रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे सरकार की जो संचित निधि है उसमें पैसा कुछ कम हो गया है, तो हमें हमारी सरकार को कुछ मैनेज करना है। तो सरकार चाहेगी, जैसे भाई हमारे आपके ऊपर कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि भाई चलो ठीक है आज हमारे पास कुछ कम पैसा है तो हम कुछ कम खर्च करेंगे, उसमें कटौती करेंगे। वैसे देश के साथ भी तो हो सकता है ना, तो वैसे देश के साथ हो सकता है। चल भाई अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये भी अभी तक कभी लागू ही नहीं हुआ है, तो अभी तक कभी भी यह लागू नहीं हुआ है, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों भाग 18 आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, 352, 356 और 360 उसका प्रयोग समझ लिया और वो कैसे कैसे काम करता है ये समझ लिया। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।